हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। वेलकम टू एनसीईआरटीज़ विद नवीन। पावर ऑफ पीवाईक्यू सीरीज में आपका स्वागत है। आज जो हम स्टार्ट करेंगे वो पॉलिटिकल साइंस के लिए पीवाईक्यू सीरीज स्टार्ट करेंगे। और मैं समझ चाहता हूँ कि अपने वीडियो जल्दी नहीं आ पा रहे हैं। थोड़ी तबीयत डाउन हो जाने की वजह से वीडियो कंटिन्यू नहीं हो पा रहे हैं। ठीक है, आज जो हम डिस्कस करेंगे वो 2024 का पेपर डिस्कस करेंगे। ठीक है, और हम देखेंगे किस प्रकार से पीवाईक्यू सीरीज से रिपीटेड होंगे। देखो, एक चीज ध्यान रखना, जो सब्जेक्ट लिख रहा हूँ, ज्योग्राफी, हिस्ट्री और पोल साइंस, इनमें क्या होता है, इनका तो पेपर आपने देख लिया होगा। हु बहू रिपीटेड है, पीवाईक्यू की लाइन भी चेंज नहीं करता है वो। हिस्ट्री में क्या करता है, पीवाईक्यू रिपीट हो ना हो लेकिन 99% है ना, उसकी थीम रिपीट होती है। हिस्ट्री में एक खेल है, क्योंकि हिस्ट्री में ना क्वेश्चन बनाने की जो क्षमता हो ना वो ज्यादा है। ठीक है, ज्योग्राफी में लिमिटेड एरिया से ही क्वेश्चन बनाता है वो। ठीक है, लेकिन पोल साइंस से भी मैं ये गारंटी, जिस प्रकार से आपकी ज्योग्राफी में रिपीट होते हैं ना, तो लाइन भी चेंज नहीं करता है। ठीक है, पोल साइंस में, पीवाईक्यू में। तो पीवाईक्यू और ज्योग्राफी में थीम प्लस पीवाईक्यू ज्यादा रिपीट होते हैं, जबकि ज्योग्राफी में, सॉरी, हिस्ट्री में थीम ज्यादा रिपीट होती है। अंडरस्टैंड। तो ये सब चीजें हम जानेंगे आगे। आज हम देखेंगे जिस प्रकार से पॉलिटिकल साइंस में पीवाईक्यू सीरीज की इंपॉर्टेंस क्या होती है, उसको देखेंगे आज। 24 का पेपर डिस्कस करेंगे, हम बेक चलेंगे इससे। 23, 22, 17, 16, 15 ऐसे बेक चलेंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंस देखें। क्यों मैं ऐसे बेक क्यों जा रहा हूँ, उसके रीजन है। क्योंकि कुछ ही अभी 2-3 साल से आरबीएससी ने पैटर्न चेंज कर दिया है अपना। और पैटर्न चेंज क्या किया है, 2023 और 2024 में पूरी तरीके से पैटर्न चेंज कर दिया है। ठीक है, अब धीरे धीरे आरबीएससी पैटर्न चेंज करिए, मतलब मॉडरेट टू इजी की तरफ जा रही है। ठीक है, तो मेरा मानना है कि जो पिछले सालों के पेपर थे ना वो ज्यादा हार्ड थे, 23 और 24 की कंपेयर टू में। ठीक है, तो आप देख लेते हैं अब क्या है। आइए स्टार्ट करते हैं एनालिसिस, यानी कि मैं ही करूंगा। आइए, चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे पहला सवाल देखिए। पहला सवाल क्या है, सोवियत संघ के विघटन में किस नेता की अपनी केंद्रीय भूमिका थी। देखिए, सवाल यहाँ पर पूछा क्या है आपसे। सवाल क्या पूछ रहा है, केंद्रीय भूमिका, बीच में किसका रोल ज्यादा था। ठीक है, यहाँ पर राष्ट्रपति नहीं पूछ रहा है, यहाँ पर भूमिका पूछ रहा है, किसका रोल ज्यादा है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन में दे रखा है ना हमें, जोसेफ स्टालिन, निकिता खुरुश्चेव और बोरिस येल्त्सिन। तो हमें ये क्या करना है, इन ऑप्शंस का भी हमें थोड़ा आइडिया होना चाहिए कि ये ऑप्शंस क्या है। क्योंकि कई बार आरबीएससी का ये फेवरेट टर्न होता है कि वो ऑप्शन से क्वेश्चन सेट कर देता है। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखो, ये हमारी थीम हो गई, सोवियत संघ का विघटन, यहाँ से सवाल पूछ रहा है वो। ठीक है, नेक्स्ट, आसियान क्षेत्रीय मंच की स्थापना कब हुई थी। ठीक है, लेकिन हमारी थीम क्या है वो आइडेंटिफाई करो ना। वो बार बार आसियान से सवाल बना रहा है, तो चाहे आप पिछले सालों के पेपर देख लो, 102 सवाल आसियान से बने हुए हैं और ये सवाल रिपीट है। ठीक है, 2013 में पहला सवाल, 2013 में। ठीक है, पीवाईक्यू की इंपॉर्टेंस ये है। ठीक है, नेक्स्ट, नेपाल देश राजतंत्र कब अंत हुआ था नेपाल में। ठीक है, और वहां पर ये भी पूछ सकता है कि नेपाल देश में लोकतंत्र का उदय कब हुआ था। तो हमें क्या करना है, ये ध्यान रखना है कि क्वेश्चन कैसे भी बना सकता है वो। इस बार ऐसे अंत पूछा तो पूछ सकता है कि लोकतंत्र का उदय कब हुआ नेपाल में। तो हमें क्वेश्चन के डेप्थ तक जाना है। क्लियर हुआ यहाँ तक। चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इजी है। संयुक्त राष्ट्र संघ के किस महासचिव को 2001 का नोबेल पुरस्कार मिला था। ठीक है, नोबेल प्राइज मिला था उसे। कौन सा जनरल सेक्रेटरी था। तो ये आंसर तो है, लेकिन मेरा मानना है कि आपको ये ध्यान रखना, वो ऐसे पूछ सकता है कि प्रथम महासचिव कौन था, यानी कि फर्स्ट कौन था। ठीक है, अभी वर्तमान में कौन सा है। ठीक है, और अफ्रीका महाद्वीप से कौन सा था, यूरोपीय महाद्वीप से कौन सा था, क्या एशिया महाद्वीप से भी थे क्या। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये ऑप्शन में हमें जो चीजें दे रखी है ना, अगर उससे रिलेटेड कोई इंपॉर्टेंट फैक्ट है ना, प्लीज रीड करके जाना अच्छे से। क्लियर हुआ, अंडरस्टैंड। नेक्स्ट, अब थीम क्या थी, संयुक्त राष्ट्र संघ, ये थीम है हमारी। नेक्स्ट, युद्ध की आशंका को सुरक्षा नीति द्वारा रोकने को कहा जाता है अवरोध, यानी कि ऑब्जेक्शन। तो अब मैं क्या कहना चाहता हूँ, ये ऑप्शन सुरक्षा नीति वाले चैप्टर में जाऊँ तो ये 2014 और 2023 में हु बहू पूछा हुआ है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि शक्ति संतुलन क्या होता है, ये भी आपको पता रखना है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट आगे, 1992 में आयोजित रियो डी जेनेरियो सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या था। पर्यावरण और विकास था,
अब ये रियो डी जेनेरो यानी कि प्रति सम्मेलन बार बार पूछ रहा है वो, ठीक है। अब मेरा कहना है कि हूबहू 2013 में ये थीम पूछी थी, लेकिन थीम तो आइडेंटिफाई हो गई है, लेकिन ये सवाल बार बार पूछ रहा है। या तो वो पूछता है कब हुआ था, कहाँ हुआ था, इसका मुद्दा क्या था, ये एक दूसरे से जोड़कर सवालों को पूछता है। तो प्लीज बी प्रिपेयर। नेक्स्ट, वर्ल्ड सोशल फोरम की प्रथम बैठक किस देश में आयोजित हुई थी? बैठक पूछा है प्रथम, कहाँ हुई थी? ब्राजील में। भारत में कौन सी हुई थी? फोर्थ, ठीक है। भारत में कौन सी थी? फोर्थ। और कहाँ हुई थी भारत में भी? मुंबई में, ठीक है। या मुंबई या मुंबई जो भी आप बोलते हो, क्लियर हो गया। अब मेरे कहने का मतलब है ये थीम है वर्ल्ड सोशल फोरम। अब इससे जुड़े हुए सारे फैक्ट याद करके जाना, क्योंकि दो सवाल तो आगे पूछ रहा है इससे, ठीक है। नेक्स्ट, मेघालय राज्य का निर्माण कब हुआ था? 1972 में हुआ था। लेकिन इससे बड़ा सवाल भी बना रखा है कि नागालैंड का विलय कैसे हुआ था, मेघालय का विलय कैसे हुआ था, ठीक है, हैदराबाद का विलय कैसे हुआ था, जूनागढ़ का विलय कैसे हुआ था। मेरे कहने का मतलब विलय से जुड़े हुए सवाल पूछ रहा है वो, ठीक है। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र में मानवाधिकार परिषद की स्थापना कब हुई थी? 2006 में। लेकिन स- संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद, ये हमारी थीम है संयुक्त राष्ट्र। अब उससे जुड़ी हुई जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है उनको ढंग से पढ़ना है। दूसरी पंचवर्षीय योजना के योजनाकार कौन थे? पहले तो सवाल ये बनता है कि पंचवर्षीय योजना क्या होती है, ठीक है। किस देश से अडॉप्ट किया था? रूस से किया था, ठीक है। पंचवर्षीय 5 सालों की योजना बनानी है और फिर उस पर फोकस किया जाता है, कुछ एरिया के ऊपर स्पेशल फोकस किया जाता है, ठीक है। आपको क्या करना है, एक से लेकर और तीसरी पंचवर्षीय योजना तक तो कंटिन्यूस कुछ चीजें ध्यान में रखनी है। और ये भी ध्यान रखना है कि वो पंचवर्षीय योजना की स्पेशल, यानी कि उसको देने वाले मॉडल, उसको प्लान करने वाले कौन थे, ठीक है। यहाँ पर सेकंड पूछ लिया है, ठीक है। और वर्गीज कुरियन कौन थे? मिल्कमैन ऑफ इंडिया, क्लियर हो गया। अब आपको मैं ये क्या कहना चाह रहा हूँ, ये ऑप्शन से क्वेश्चन बना रहा है वो आगे, ठीक है। तो ये थीम आइडेंटिफाई, पंचवर्षीय योजना से लगातार सवाल पूछ रहा है वो। नेक्स्ट, नीति निर्देशक सिद्धांत के हवाले से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा को बढ़ावा देने को कहा गया था? ये 51 में कहा गया था। और इसमें कहा गया था कि दो देशों के बीच परस्पर सहयोग होगा, मध्यस्थता की भूमिका निभाएंगे, बैठकर बातचीत करेंगे, शांति सुरक्षा समझौते को बढ़ावा देंगे, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर पीसफुल वातावरण बनाए रखेंगे। ये सवाल 2015 में पूछा हुआ है, ठीक है। रिपीटेशन है बहुत ज्यादा। आगे आ जाओ। लोकसभा के किस चुनाव से गठबंधन की राजनीति शुरू हुई थी? पहली बात तो गठबंधन पता होना चाहिए। गठबंधन यानी कि एक से अधिक दल मिलकर सरकार चलाते हैं, ठीक है। 1967 से सबसे पहले चुनाव, ये इसका दौर शुरू हुआ था। और इससे जुड़ी हुई कहानी भी पता है, आया राम गया राम, ठीक है। थोड़ा ध्यान में रखना। लेकिन थीम क्या है? गठबंधन की राजनीति, ये थीम है हमारी, ठीक है। 1974 की रेल हड़ताल भारत के किस नेता के नेतृत्व में हुई थी? ठीक है। लेकिन इसमें चार ऑप्शन दे रखा है, जो चारों नाम आपने सुना होगा पॉलिटी में। जेपी नारायण किससे जुड़े हुए हैं? ठीक है, संपूर्ण क्रांति से। मोरारजी देसाई सरकार बनाई थी उन्होंने। राम मनोहर लोहिया, इन्होंने भी क्रांति करी थी। मेरे कहने का मतलब है चारों ऑप्शनों के बारे में आपको दो दो तीन तीन लाइनें पता होनी चाहिए, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट, आंसू छात्र संगठन किस राज्य से जुड़ा हुआ है? असम से जुड़ा हुआ है। ये तो आंसू नाम में ही छुपा हुआ है, ए और असम, ठीक है। बामसेफ का गठन कब हुआ था? ठीक है। अब आपको ये मेरे कहने से ये ध्यान रखना है कि बामसेफ की फुल फॉर्म क्या होती है, ये भी पता रखना है आपको। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट, आ जाओ, फिलिंग इन द ब्लैंक्स। पहली बात, इस बार कितना पूछा था? 15। इस बार 18 के समथिंग एमसीक्यू आएंगे, यानी कि 18 नंबर इसी होंगे, ठीक है। नेक्स्ट, पूरी जर्मनी की आम जनता ने सॉरी, पूरी जर्मनी की आम जनता ने खालिस्तान बर्लिन की दीवार कब गिराई थी? हाल ही में फर्स्ट एक लेक्चर लिया था मैंने पॉलिटिकल साइंस का, उसमें ऑलरेडी पढ़ाया था कि 1961 में तो बनाई गई थी और शीत युद्ध का प्रतीक मानी जाती है। 1989 में जर्मनी की पूरी जर्मनी की जनता के द्वारा गिरा दी गई थी। साम्यवादी दुनिया और पूंजीवादी दुनिया के बीच का प्रतीक थी ये, ठीक है। हो गया आंसर। श्रीलंका सरकार और तमिलों के बीच रिश्तों को सामान्य करने के लिए सन भारत ने 1987 में कौन सी सेना भेजी थी? शांति सेना भेजी थी, ठीक है। अब आपको याद करना है कि श्रीलंका में जातीय संघर्ष, ठीक है। भारत सुरक्षा की पारंपरिक धारणा को कहा जाता है, दूसरा नाम पूछा है। लेकिन इससे जुड़ा हुआ सवाल 2016 और 2015 में हूबहू पूछा हुआ है। तो हमें ये थीम आइडेंटिफाई मिल गई है। इस थीम से बार बार सवाल बना रहा था, क्यों ना इस थीम को अच्छे से याद करके जाए।
वर्ल्ड सोशल फोरम, देखो पहली बैठक एमसीक्यू में पूछा था, यहाँ कौन सी बैठक पूछ रहा है, चौथी। एक ही पेपर में 2 बार पूछ लिया थीम को। तो ये है पावर ऑफ पीवाईक्यू आपकी। 2004 में कब हुई थी? गाँव हुई थी मुंबई में। अब आपको याद रखना है स्थान। 1956 में राज्य पुनर्गठन आयोग के अधिनियम के आधार पर 14 राज्यों और 6 केंद्र शासित प्रदेशों बनाए गए थे। क्लियर हो गया? जबकि इस आयोग ने सिफारिश कितने की करी थी? 14 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों की। ठीक है। इकोनॉमिक्स ऑफ परफॉर्मेंस क्या है, परमानेंस के लेखक कौन थे? ठीक है, जयसी कुमारप्पा थे। ठीक है, लेकिन ये बुक्स पूछ रहा है, एक बुक्स पूछ रहा है, तो छोटे छोटे फैक्ट को हमें पता रखना है। नागालैंड राज्य का दर्जा कब मिला था? वहां पर मेघालय पूछा था या नागालैंड पूछ लिया? तो हमें ये ध्यान में रखना है। हम सॉरी, हमारा मैप दे रखा है, उस मैप में जाके देखना है हमें कौन सा राज्य कब बना था। ठीक है, अगर मैं क्लास लूंगा तो मैं ऑलरेडी बता दूंगा। ठीक है, आगे नेक्स्ट। जर्मनी का एकीकरण कब हुआ था? ठीक है, सवाल अच्छा है, 10th में पढ़ के आए हो। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों के नाम लिखिए। ठीक है, टोटल सदस्य कितने होते हैं? 15। 10 होते हैं स्थायी, और सॉरी 10 होते हैं अस्थायी, और 5 होते हैं स्थायी। 5 के पास में स्पेशल वीटो पावर है। ठीक है, और 10 हर दूसरे वर्ष सेनानिवृत्त होते रहते हैं। ठीक है, एक गैर सदस्य। ठीक है, अब हुआ क्लियर यहाँ तक? 5 सदस्य आपको पता है, मैं बताने की जरूरत नहीं, जिसके पास स्पेशल पावर्स है, ऐसे मान के चलो दिमाग में। वीटो पावर्स, मना करना। ठीक है, सीधी बात है, आपको याद आ गया, मेरा काम हिंट है, लेकिन वो बार बार यहाँ से थीम पकड़ रहा है। संयुक्त राष्ट्र वाले अंतरराष्ट्रीय संगठन वाला चैप्टर है, वहां से सवाल बनाता ही बनाता है वो। सुरक्षा के 2 स्वरूप यानी कि फॉर्म्स कौन से हैं? पारंपरिक और अपारंपरिक। वैश्विक मामलों से सरोकार रखने वाली क्लब ऑफ रोम द्वारा प्रकाशित पुस्तक का नाम क्या है? ये भी इजी पूछा, 2 पुस्तकें पूछ लिया हमसे। ठीक है, भारत में मूलवासी किन्हें कहा जाता है? इजी सवाल है। वैश्वीकरण का अर्थ बताते हुए, देखो यहाँ से सवाल कौन सा पूछा है? वैश्वीकरण। वैश्वीकरण पूछ रहा है, तो वैश्वीकरण 2015 में भी पूछा हुआ है कि हूबहू भाषा के आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य को बनाया गया था? ठीक है, 1953 में आंध्र प्रदेश बनाया गया था। ठीक है, तेलुगु भाषा के आधार पर। 2013 में वामपंथ यानी कि लेफ्टिस्ट पूछ रहा है। 2023 में क्या पूछा था? दक्षिण पंथ, और ये ऑप्शन में था। मेरा कहने का मतलब है आपको ये विचारधारा की आइडियोलॉजी पता होनी चाहिए कि ये क्या है। राइट इज राइट, राइटिस्ट क्या है, लेफ्टिस्ट क्या है, ये पता होना चाहिए। भारत में 7 बहनों का भाग किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, लेकिन अब आपको पता होना चाहिए, नरेंद्र मोदी जी ने इन्हीं इसमें सिक्किम को मिलाकर इसे अब अष्ट लक्ष्मी बोल नाम दे दिया गया है। सिक्किम को मिलाने के बाद इन 7 राज्यों में एक और मिल गया सिक्किम, इसको मिलाने के बाद इस क्षेत्र को किस नाम से जाना गया? अष्टलक्ष्मी। ये पीएम नरेंद्र मोदी जी ने दिया था ये नाम, ध्यान रखना इसका भी। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट। मार्शल योजना से क्या तात्पर्य? अरे भाई, मार्शल योजना पूछ रहा है, 2013 में थीम पूछा था इसकी। 22, 24, 14 और 23 लगातार पूछ रहा है मार्शल योजना। पढ़ के जाना, फिर कह रहा हूं मैं। ठीक है, यूरोपियन आर्थिक विकास के लिए याद करो, अमेरिका के द्वारा। थोड़ा हल्का सा हिंट दूंगा मैं। भारत को सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्य के रूप में शामिल किया जाना चाहिए, इसके पक्ष में तर्क दीजिए। ठीक है, ऑलरेडी नोट्स में बहुत अच्छे से डिस्क्राइब कर रखा है बुलेट पॉइंट में, आप वहां से जाके पढ़ लेना। लेकिन ये देखो 22, 14 और 23 में सवाल पूछ रखा है रिपीट। निस निशस्त्रीकरण के से क्या अभिप्राय है? डिसआर्म्समेंट क्या है? ये अब ये पूछा हुआ नहीं है, लेकिन इस थीम को ध्यान में रखना। 2013 में थीम के अकॉर्डिंग पूछा था, पर्यावरण संरक्षण में भारत का महत्वपूर्ण योगदान है। आप इस कथन के बिंदु में 2 संक्षिप्त में बताइए। इजी है, लेकिन 2013 में इसकी थीम पूछी हुई है, तो हमें ध्यान में रखना है ऐसे सवालों को। आजादी के बाद भारत के सामने कोई 2 चुनौतियों का प्रमुख स्वरूप बताइए। कितनी चुनौतियां थी? 3 थी। क्लियर हो गया? लोकतंत्र की चुनौती, राष्ट्रीय एकता और अखंडता की चुनौती, और ठीक है आर्थिक विकास की चुनौती। ठीक है, 2 चुनौतियों को थोड़ा थोड़ा लिखना था उनके बारे में। बॉम्बे प्लान याद करो। ठीक है, मूल अवधारणा क्या थी बताना है। 2013-23 में हूबहू पूछा था, और 23 के पेपर को किसने पूछा? 24 में। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट। गठबंधन की राजनीति, थीम आ गई ना। देखो वहां पे पूछा था गठबंधन की राजनीति कब शुरू हुई थी, कौन से चुनाव से, और यहाँ क्या पूछ रहा है? 2 प्रभाव। 14, 15, 13, 16, 4 बार पूछ लिया इसको अब तक। तो भाई इसको ढंग से पढ़ के जाओ, मैं फिर कह रहा हूँ इसको ढंग से पढ़ के जाओ। नेक्स्ट, भारत भारत की राजनीति में दल बदल, अब ये थीम है। ठीक है, इसको अच्छे से पढ़ के जाना। ये पूछा हुआ नहीं, लेकिन अब पूछने की संभावना ज्यादा है। गुजरात छात्र आंदोलन पूछने की संभावना ज्यादा है, पूछ रिपीट नहीं हुआ अभी तक।
ठीक है, आपातकाल लागू होने के क्या सबक मिले थे? 2 सबक बताइए। ये 2014 और 2015 में पूछा हुआ है। अच्छे से रिपीट ठीक कर याद करके जाना। क्षेत्रवाद को रोकने के 2 उपाय बताइए। ठीक है, क्षेत्रवाद देखो किस कारण फैलता है, ये पढ़ना है आपको। इसको कम कैसे किया जाए, ये पढ़ना है आपको। साथ में क्षेत्रवाद क्या होता है, ये पढ़ना है। ये तीनों चीजें पढ़ के जाएंगे आप। ठीक है, नेक्स्ट। भारत की 2 राष्ट्रीय दलों के नाम बताएं। नेशनल पार्टीज पूछा है आपसे। वर्तमान में भारत में 6 नेशनल पार्टीज है। ठीक है, ठीक है। और ऐसे तो किसकी पार्टी है, विपक्ष में कौन है और पक्ष में कौन है, ये पता कर रखो। कांग्रेस और बीजेपी। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ। अब आज सेक्शन सी। सेक्शन सी में क्या देखते हैं, क्या है, कितने कैसे सवाल है। सेक्शन सी में पूछा है यूरोपीय संघ के उद्देश्य क्या है। यूरोपीय संघ के उद्देश्य पूछा उसने, ठीक है। अगर आपको ये सवाल का हल्का सा हिंट नहीं मिल रहा है तो नीचे वाला सवाल देखो कितना इजी पूछा है। भारत और चीन के संबंधों को संक्षिप्त में लिखिए। ठीक है, वैसे यूरोपीय संघ की थीम 2015 में आइडेंटिफाई कर रखी थी अपने। भारत और चीन के संबंधों को पूछ रखा है उन्होंने, देखो कैसे पूछा है। अब रिलेशन 2 प्रकार के होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। पॉजिटिव संबंध कैसे हैं वो देख लेते हैं। ठीक है, कल्चरल सांस्कृतिक संबंध, राजनीतिक संबंध, ठीक है, शैक्षणिक संबंध, ठीक है, सहयोग वाले संबंध और व्यापार और आर्थिक संबंध, ये तो है पॉजिटिव। ठीक है, नेगेटिव कौन सा, सीमा विवाद, घूसपैठ, पाकिस्तान का चीन के साथ बढ़ती निकटता, नजदीकियां, तो ये क्या है, नेगेटिव। इनको पॉइंट बनाकर आपको आंसर लिखना था। ठीक है, ठीक है। जब भी पूछे संबंध, देखो उसने ऐसे नहीं बोला है कि आपको कि पॉजिटिव लिखो या नेगेटिव लिखो। उसने संबंध बोला है तो चार चार बातें पॉजिटिव लिखो, चार बातें नेगेटिव लिखो, दोनों बता दो उसको। ठीक है, 2013, 16 और 23 में हूबहू रिपीट हो रखा है, लाइन बाय लाइन। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट। श्रीलंका में जातीय संघर्ष पूछा उसने 2013 और 2022 में पूछा हुआ है। देखो इतना रिपीटेशन कर रखा है, बड़े सवालों में तो 99% रिपीट होता है। ठीक है, भारत और पाकिस्तान के बीच में 3 विवाद बताइए। 22 और 15 में पूछा था, ये किस सवाल। इश्यू क्या क्या है, घूसपैठ का लफड़ा है अपना, कश्मीर विवाद का, नदी जल विवाद, सिंधु नदी जल विवाद याद आ रहा होगा, और सीमा विवाद। ठीक है, तो मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, अगर आपको इश्यू याद है ना तो उसके समाधान भी याद होने चाहिए आपको। ठीक है, कि उनके संबंधों को कैसे बेहतर बनाया जाए। क्लियर हो रहा है, तो आप इन सब चीजों को तैयार करके जाएंगे। मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में आ रही है कि चीजें कैसे तैयार करनी है और कैसे पेपर पूछ रहा है, कैसे पॉइंट लिखना है। आ जाओ नेक्स्ट। वैश्विक वैश्वीकरण के सकारात्मक यानी कि पॉजिटिव इफेक्ट्स क्या पड़े। तो 2014 में ये इसकी थीम पूछी थी हमसे। ठीक है, तो क्या हम लिख सकते हैं कि लोगों के मध्य पारस्परिक जुड़ाव बढ़ा था। ठीक है, पूंजी की गतिशीलता बढ़ी थी, विदेशी निवेश बढ़ा था, एफडीआई और एपीआई। ठीक है, एपीआई क्या होता है, 10% से कम लिमिट और 10% से ज्यादा की लिमिट एफडीआई होता है। ठीक है, सरकारी कंपनी में सरकारी कंपनियों में विदेशी कंपनी आके निवेश करती है, इन्वेस्टमेंट करती है। उन्नत प्रौद्योगिकी टेक्नोलॉजी बढ़ी है, रोजगार मिला है। देखिए वैश्वीकरण बढ़ा है उससे। क्लियर हो गया, ये सब चीजें आप लिख सकते हो। भारत ने भी वैश्वीकरण की ओर अपना कदम बढ़ाया है, इस पक्ष में संक्षिप्त में लिखिए। 2017 में पूछा था ये की सवाल। इससे जीडीपी विकास दर बढ़ेगी। ठीक है, वैश्वीकरण को अपन बढ़ावा देंगे तो भारत को एक बड़े बाजार के रूप में विश्व में देखा जाएगा। ठीक है, और विदेशी पूंजी प्रभाव भी बढ़ेगा। ठीक है, हम दूसरे देशों के साथ मुद्रा की परिवर्तनीयता अच्छे से यानी कि अदला बदली अच्छे से कर पाएंगे। काफी चीजें हैं। ठीक है, आओ नोट्स में दे रखा अच्छे से। मंडल आयोग की प्रमुख सिफारिशें कौन सी थी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आरबीएससी का फेवरेट टॉपिक है। ठीक है, देखो 13, 14, 15, ठीक है, 16 में नहीं पूछा, 17, 22, 23 लगातार पूछ रहा है इससे, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है ये। क्लियर हो गया, देखो गठबंधन की राजनीति, तीसरा सवाल पूछ रहा है इसने, लोकतंत्र पर क्या प्रभाव पड़े, मत पर। ठीक है, 2016 में हूबहू सवाल पूछा था, तो ये है पावर ऑफ पीवाईक्यू की इंपोर्टेंस, रिपीटेशन बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, देखो अब देखो सोवियत संघ प्रणाली को स्पष्ट करते हुए सोवियत संघ के विघटन के परिणामों को समझाइए। अब 13, 14, 15, 17 में पूछा हुआ है लगातार, और ये हाल ही में मैंने लेक्चर लिया था और उसमें बहुत अच्छे से आपको डेप्थ में समझाया था चीजों को। ये सोवियत संघ प्रणाली क्या है, उसकी विशेषता क्या है, सोवियत संघ के विघटन के परिणाम क्या है, कारण क्या है, सब कुछ अच्छे से समझाया था आपको। वहां से जाके गो थ्रू वीडियो करो। ठीक है, शोक थेरेपी से आप क्या समझते हैं, परिणाम क्या हुआ है, ये भी आपको मैंने समझाया था अच्छे से। 13, 14, 16, 22, 23 में पूछा हुआ है। कितने साल, 5 बार पूछ लिया, इसको 4 बार पूछ लिया। मेरा कहने का मतलब है ये पावर ऑफ की इंपॉर्टेंस, और इस बार देखना ये सवाल देखने को फिर मिलेगा आपको। ठीक है, अच्छे से करके जाओ, फिर मैं कह रहा हूँ। क्लियर हो गया, आ जाओ नेक्स्ट। नेक्स्ट देखो, भारत की परमाणु नीति की विवेचना कीजिए। परमाणु नीति की विवेचना करवा रहा है। ठीक है, थीम 2015 में पूछी थी, ये की है हूबहू। गुट निरपेक्ष नीति की विवेचना कीजिए। ठीक है, 22 और 13 में पूछा था ये की है सवाल। इसमें आप पॉइंट लिख सकते हैं, स्वतंत्र विदेश नीति,
गुट निरपेक्ष तटस्थता नहीं है, विश्व शांति की चिंता, आर्थिक सहायता, नई अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था आदि सब चीजें हैं। ठीक है, मेरे कहने का मतलब है आप थीम आइडेंटिफाई करो और गुट निरपेक्षता नीति इसकी थीम है। ठीक है, और हम उस थीम के अकॉर्डिंग चीजें तैयार करेंगे ना, तो वो उससे जुड़ी हुई सारी चीजें तैयार हो जाएगी और हमारा क्वेश्चन सोल्व इजी हो जाएगा। ठीक है, मैप देखो कितना इजी पूछता है मैप। हिमाचल प्रदेश, गुजरात, जम्मू कश्मीर, राजस्थान। अब ये मैप पूछने की जरूरत नहीं है उसको। ठीक है, नीचे देखो, उत्तर प्रदेश, पांडिचेरी, दिल्ली, पश्चिम बंगाल, दिल्ली। अब ये पूछने की आवश्यकता नहीं है। पावर पीवाई की सीरीज से हमें क्या सीख मिलती है? ठीक है, हमें सीख मिलती है कि जो पीवाईक्यू में जो थीम है उसको पकड़ो और उससे जुड़ी हुई सारी चीजें अच्छे से क्या करो, प्रिपेयर करो, तैयार करो। अंडरस्टैंड? ये समझ में आ रहा है चीज आपको? यकीन मानिए जो मैं आपको थीम और पीवाईक्यू बता रहा हूँ उसको अगर आप ढंग से कर लोगे और साथ में अपने जो टेलीग्राम पे नोट्स अपलोड कर रहे हैं कि उनको ढंग से कर लोगे ना, गारंटी है 100% पेपर आप इजीली सोल्व करके आओगे और आप मुझे आके थैंक यू बोलोगे। ठीक है, यकीन नहीं तो जो ग्रुप में जैसा अपना हिट हुआ था, हिस्ट्री में भी ऐसा ही होने वाला है और पॉलिटी में भी ऐसा ही होने वाला है। क्लियर हुआ? ठीक है, आगे हम नेक्स्ट वीडियो जल्दी लाएंगे। ठीक है, थोड़ी तबीयत की वजह से वीडियो कंप्लीट जल्दी आ नहीं पा रहे। ठीक है, और धन्यवाद आप लोगों का। ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को और अपने भाई लोगों को शेयर करो जो भी आर्ट्स में है। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि उनको भी ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो। ठीक है, और हम जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं। तब तक कि आप इस पेपर को अच्छे से सोल्व करो, अच्छे से कर लेना। ठीक है, बाय बाय।